ये इस चैप्टर के इस अध्याय के कुछ शब्द हैं जो आपको समझने में कठिन हो सकते हैं, जिसका अर्थ जो है वो दिया हुआ है। काक मतलब कौवे, कटक कटक मतलब कांटा, शुष्क मतलब सूखे, झुलसे मतलब आग से जलना, परिमल मतलब सुगंध या सुवास, पराग मतलब फूल के भीतरी भाग में स्थित कण, अश्रु मतलब आंसू और भ्रमर मतलब भंवरा। ये शब्द दिए हुए हैं शब्दार्थ के तौर पर। अब हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसके अभ्यास की ओर चलेंगे और हम लोग अब इसका प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जो मैं उत्तर लिखूँगा वो आप अपने फेयर कॉपी में उसे अच्छे से लिखेंगे, और अगर आप उसमें कुछ अपने शब्द या अपने वाक्य उसमें जोड़ना चाहें या उस उत्तर को आप अपने तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन शर्त फिर वही शर्त कि आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, आपके उत्तर सही होने चाहिए, और जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जैसे कारक के तौर पर, कर्ता के तौर पर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सेंटेंस लिखेंगे। और ये जो उत्तर मैं लिखूंगा अभी इसके बाद मैं जो उत्तर लिखूंगा वो आपके लिए हेल्प का काम करेगा, वो आपके लिए हिंट्स का काम करेगा, या आप इसी उत्तर को अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। आप इसी उत्तर को फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसका फेयर बनाना है आपको। अभी ये दो प्रश्न आपके बोर्ड पर है, आपके सामने, जो आप अपने बुक में देखेंगे। आपने शायद हो सकता, उम्मीद है कि आपने बुक ले लिया होगा, क्योंकि किताब की दुकानें खुल चुकी हैं। तो आप अगर अभी तक बुक नहीं लिए हैं, किताबें नहीं ली हैं, तो यथासंभव, यथाशीघ्र, जितना संभव, जितना शीघ्र, जितना जल्दी हो सके आप बुक ले लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड पर केवल आंसर लिखा गया है। तो ये ख नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे प्रथम प्रश्न के रूप में मैं बोल दूं, प्रथम प्रश्न में, कविता में अध खिली कलियां चढ़ाने के लिए क्यों कहा गया है? कविता में अध खिली कलियां चढ़ाने क्यों कहा गया है? कविता में कवियत्री ने अधखिली कलियां जालियांवाला बाग में अंग्रेज सरकार की गोली से मातृभूमि के प्रति प्राण समर्पित कर देने वाले वृद्धों के सम्मान में चढ़ाने को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, कविता में शुष्क पुष्प गिराने को क्यों कहा गया? सूखे हुए फूल गिराने को क्यों कहा गया है? तो शुष्क पुष्प का तात्पर्य फूलों की उदासीनता से है। इस उदासीनता को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना होगा, उदासीनता से है, अर्थात जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की नृशंस हत्या से पुष्प भी मर्माहत होकर उदास हो गए हैं। उसी उदासीनता को समर्पण हेतु कहा गया है। ये ख नंबर। नंबर 1 जो क्वेश्चन है कि कविता में अधखिली कलियां चढ़ाने को क्यों कहा गया है, इसका उत्तर आप यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको आप, ये तो खैर है ही, इसके अलावा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं बोल के ही बता दूं आपको, आप सुन लें इसको अच्छे तरह से, अच्छे ध्यान से, कि अधखिली कलियां का, अधखिली का अर्थ होता है जो खिलते खिलते रह गया हो, आधे खिले हुए। एक शब्द है आधे खिले हुए, अधखिली। तो जो अधखिली हो अर्थात जो खिलते खिलते रह गए हो।
तो अधखिली मतलब जो खिलते खिलते रह गए हों। और जलियांवाला बाग में जिस उद्देश्य के संदर्भ में सभी भारतीय बैठे थे, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। कहने का मतलब कि रणनीति बनते बनते रह गई, वे लोग गोलियों के शिकार हो गए। जो सपने संजोए थे उन सभी भारतीयों ने उस समय उस जगह पर बैठकर, वृद्ध, युवा, महिलाएं, सभी लोग वहाँ एक साथ बैठे हुए थे और अगले कदम की ओर, संघर्ष के अगले कदम की ओर रणनीति बना रहे थे। उस रणनीति के बनने से पहले ही केवल सोच में ही रह गए, वो रणनीति केवल सोच में ही रह गई। और इससे पहले कि वह रणनीति किसी प्रकार का कदम ले पाती, किसी प्रकार का स्वरूप ले पाती, अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए उस समय बैठे समस्त भारतीय। इसलिए कवयित्री यहाँ अधखिली कलियाँ समर्पित करने को कह रही है, क्योंकि अधखिली कलियाँ का अर्थ होता है जो खिला, जो नहीं खिली हो, वो कलियाँ जो नहीं खिली, अर्थात खिलते खिलती रह गई। तो वो जो जिस उद्देश्य से जो सभाएं बैठाई गई थी, जो समस्त भारतीय वहाँ सभा के में प्रतिभागिता देने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, तो वो जिस उद्देश्य से वहाँ बैठे हुए थे, वो उद्देश्य केवल सोच में ही रह गया। वो उद्देश्य केवल बात प्रारूप बनाने में ही रह गया। उससे पहले वे लोग अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए। इसलिए कवयित्री अधखिली कलियां चढ़ाने को कहती हैं। आप ऐसे भी इसके उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे और आप उसको अपने मन में चिंतन करेंगे। आपके अपने सेंटेंस बनने शुरू हो जाएंगे। जब आपके सेंटेंस अपने बनने शुरू हो जाएंगे तो केवल आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें ग्रामेटिकल एरर ना हो, मिस्टेक ना हो। तो बड़े सावधानी के साथ उसको आप अपने रफ कॉपी में लिखिए, फेयर कॉपी में लिखिए। फिर जब आप इसे अपना फेयर कॉपी बनाना शुरू कीजिए और लिखने की खुद दिमाग में खुद सोचने की कोशिश करें, खुद लिखने की कोशिश करें। इससे आपका राइटिंग पावर भी बढ़ेगा। तो मैंने आपको एक और इसके उत्तर के फॉर्मेट बताए। चलिए आइए इसके बाद हम लोग नंबर 3 और नंबर 4 के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप इसे 2 मिनट देख लीजिए अच्छे से और आप इसे मनन कर सकते हैं, इस आंसर का चिंतन कर सकते हैं और फिर आप इसे अपने फेयर कॉपी में इसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ख नंबर के जो बचे थे। जलियांवाला बाग में ऋतुराज कविता की कवयित्री कौन है? जलियांवाला बाग में ऋतुराज कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। ऋतुराज से कैसा भाव दर्शाने को कहा गया है? ऋतुराज से शांत, उस स्थान पर देश सेवा में समर्पित भारतीयों के प्रति आदर, सम्मान और समर्पण तथा करुण भाव दर्शाने को कहा गया है। ये लिखित प्रश्न है। फर्स्ट बुक में जो 4 नंबर के कॉलम में जो 4 प्रश्न हैं उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ आपके बोर्ड पर है। आप इसे देखें अच्छे से। क्वेश्चन है ये है कि वायु को मंद चाल से यानी कि धीरे चाल से धीरे धीरे बहने के लिए क्यों कहा गया? कवयित्री ने
वायु को मंद चाल से बहने को क्यों कहा? तो इसके उत्तर में ये आपको हमने हिंट्स दिए हैं। आप इसके आधार पर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, मैंने कहा है आपको। खैर, आप चाहें तो इसे ही हूबहू अपना जो है फेयर कॉपी में उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसे स्मरण कर सकते हैं कि कवयित्री वायु को मंद चाल से चलने को कह रही हैं। यहाँ लिखिए, कवयित्री कह रही हैं क्योंकि जलियांवाला बाग में सभा के समय अंग्रेजों द्वारा उनकी हत्या की गई, जिससे शोकाकुल वातावरण तरफ उठा है। इस शोक भाव को वायु की चाल उड़ा न दे। इस शोक भाव को, जो शोक का वहाँ आवरण है, जो शोक का वहाँ वातावरण फैला हुआ है, तो इस वातावरण में जो करुण भाव है, जो शोक के भाव है, जो शोक संतप्त होने के भाव है, इस भाव को कहीं हवा ना उड़ा दे। इसीलिए कवयित्री ने वायु को मंद मंद चलने को कहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कविता में कवयित्री ऋतुराज से फूल और कलियां किस तरह गिराने को कह रही हैं? कवयित्री ने वसंत से अधखिली कलियां और सूखे फूल उन भारतीयों की याद में अश्रु रूप में गिराने को कहा है जिन्होंने अपने आप को मातृभूमि की गोद में सुला दिया। कवयित्री कहती हैं वसंत से कि आप अधखिली कलियां जो खिली नहीं, अर्थात जो खिलते खिलते रह गई, कहने का मतलब कि उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे जलियांवाला बाग में, वे जिस उद्देश्य से, जिस सपने को लेकर बैठे हुए थे, उनके सपने तो वहीं चकनाचूर हो गए। उनके सपनों की हत्या की गई अंग्रेज सरकार द्वारा, गोलियों से उनके सपनों की हत्या की गई, उनके सोच की हत्या की गई, उनके मानस पटल पर जो उभरे हुए भविष्य भारत के चित्र थे, उसकी हत्या की थी। इसलिए कवयित्री अधखिली कलियां कहती हैं। और सूखे फूल का यहाँ पर सूखा फूल कहने का मतलब फूल खिलने से प्रसन्नता का बोध होता है और सूखे फूल से उदासीनता का बोध होता है। तो किसी के मृत शरीर पर या किसी के मरने का, किसी के मृत्यु की जब हम खबर सुनते हैं तो हम शोकाकुल हो जाते हैं, तो हम शोक में भाव विभोर हो जाते हैं। एक अलग ही प्रकार की भावना उनके प्रति जो जन्म ले लेता है हृदय में, तो उस उदासीनता को समर्पण करने के लिए, उस उदासीनता को समर्पित करने के लिए कवयित्री कहती है। इसलिए अधखिली कलियां और सूखे फूल अश्रु रूप में, समर्पण रूप में, स्मृति में, उनके याद में अपने भाव को प्रकट करने के रूप में, है ना। जैसे किसी की बात हम सुनते हैं या किसी की ऐसी कोई बात सुनते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं। तो क्या है ये? कौन सा भाव है? ये करुण भाव है जो आंखों से छलक उठता है, आंखों से जो छलक उठता है। तो ये उसी भाव में कलियों को, अधखिली कलियों को, सूखे फूल को उसी भाव में समर्पण करने को कवयित्री वसंत से कहती है। ये दो प्रश्नों के उत्तर आपके सामने मैंने रखा है और इसमें आप अपने सोच और आप अपने जो आपके मन में अगर कोई सेंटेंस आ रहा हो इससे मिलता जुलता, जो स्पेलिंग करेक्ट हो, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर सही बना सके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रख करके, एक वचन बहुवचन का ध्यान रख करके, क्रिया और कर्ता का ध्यान रख करके, तो आप इसके हिंट से आप अपना फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे या हूबहू आप इसी को अपना लिख सकते हैं। तो चूँकि प्रश्न के उत्तर लिखने के कई तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस लिखा गया वो एकदम बिल्कुल सटीक तो है ही, लेकिन आप जो है आप स्वयं अपने से भी वाक्य रचना कर सकते हैं। ये आपकी काबिलियत को, ये आपकी योग्यता को और भी संबल प्रदान करेगा, मतलब और भी ज़्यादा मजबूती देगा। क्योंकि ये हिंट्स आपके सामने रखा गया है और आप जो है इसको अपने से इसको पढ़ करके स्वयं माथे में स्वयं आप चिंतन करें और कॉपी पर लिखने की शुरुआत करें। आप इसे कंप्लीट करेंगे। आइए अब हम लोग नंबर 3 और नंबर 4 की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चंद सेकंड के लिए आपके सामने है, आप इसे देखें।
क्वेश्चन नंबर ये 6 का 3 नंबर है, जो एक आंसर के प्रारूप के तौर पर, फॉर्मेट के तौर पर, हिंट्स के तौर पर, उत्तर के तौर पर आपके सामने ये रखे हुए हैं। आप इसको देखें। अब ये क्वेश्चन ये है कि कविता में जलियांवाला बाग का वर्णन कैसे किया गया है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जलियांवाला बाग का वर्णन कैसे किया, वर्णन कैसे किया है। तो आइए कुछ शब्द यहाँ पर देखें, आंसर के तौर पर आपके सामने है कि कवयित्री ने जलियांवाला बाग को शोक स्थान के रूप में बताया है, जहां अंग्रेजों की गोलियों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को अपना ग्रास बनाया। कवयित्री मर्माहत, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा यहाँ से, कि कवयित्री मर्माहत होकर वसंत से आग्रह करती है कि कॉमा है यहाँ पे, है के बाद, कि वे अधखिले और सूखे फूलों से उन शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दें, कोकिला दें, फुल स्टॉप यहाँ, कोकिला करुण राग से और वायुमंद चाल से उनका सम्मान करें। पराग भी गंधहीन होकर शोकाकुल है और इस नृशंस हत्या से वातावरण रक्तरंजित होकर विलाप कर रहा है। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है, कवयित्री ऋतुराज से किस प्रकार के पुष्प लाने को कह रही है। ये कुछ पल के लिए मैं आपको इसे मैं बोर्ड पर इस उत्तर को छोड़ रहा हूँ। अब मैं इसे मिटाऊंगा और फिर नेक्स्ट एक अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, उसका मैं आपको प्रारूप दे रहा हूँ उत्तर के लिए, या वो आप अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। आप इसे देख लें 2 मिनट। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन है कि कवयित्री ऋतुराज से किस प्रकार के फूल लाने को कह रही हैं। कवयित्री ऋतुराज से अधखिली कलियां और सूखे फूल लाने को कह रही हैं। जो ओस रूपी अश्रु से जो ओस रूपी अश्रु से परिपूर्ण हो, उन
भारतीयों के प्रति आत्मिक संवेदना भाव समर्पित करें। ये कवयित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वसंत ऋतु से कहा है इस कविता में, आग्रह किया आपने। अभी मैं थोड़ी देर पहले इस कविता के संदर्भित मुख्य बातों को सारांश के रूप में आपके सामने रखा और आप इसे सुनेंगे और सुन करके आप इसे अपने कॉपी में लिखेंगे और उस प्रकार से आपके पास कविता की एक गद्यात्मक शैली, जैसे सारांश कर रहे हैं, समरी कहते हैं, वो समरी आपके पास आपके फेयर कॉपी में हो जाएगा। और ये अंतिम प्रश्न के उत्तर में क्वेश्चन ये है कि कवयित्री ऋतुराज से किस प्रकार फूल लाने को कह रही है, किस प्रकार। तो कवयित्री ऋतुराज से अध खिली कलियां और सूखे फूल लाने को कह रही हैं जो ओस रूपी अश्रु से परिपूर्ण हो, जो ओस रूपी अश्रु से भीगे हुए हो। उन भारतीयों के प्रति आत्मिक संवेदना भाव समर्पित करें जिनसे, थोड़ा शब्द को ये करें, जिनसे वे, यहाँ है, जिनसे वे उन भारतीयों के प्रति आत्मिक संवेदना भाव समर्पित करें। अश्रु से भीगे हुए हो, यहाँ लिखिए भीगे हों। अब ये आपके पास सही उत्तर का प्रारूप है। कवयित्री ऋतुराज से अध खिली कलियां और सूखे फूल लाने को कह रही हैं जो ओस रूपी अश्रु से भीगे हो, जिनसे वे उन भारतीयों के प्रति आत्मिक संवेदना भाव समर्पित करें। तो ये इस चैप्टर नंबर 4 जलियांवाला बाग में वसंत या ऋतुराज, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, और अभी इसके प्रति आपने वक्तव्य देखा और सुना और आपके पास ये क्वेश्चन आंसर रखा गया। आप इसका अध्ययन करें, आप इसकी स्टडी करें और अपने फेयर कॉपी में इसे कंप्लीट करें, लिखें। थैंक यू।